हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन हब पर। मेरा नाम है सौरभ। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 क्यू बेसिक स्टेटमेंट्स। ये आपकी कंप्यूटर की जो एडिशनल बुक है हाइपरलिंक, उसका चैप्टर नंबर 7 है क्यू बेसिक स्टेटमेंट्स। सो क्यू बेसिक स्टेटमेंट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब जो क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्यू बेसिक क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि प्रोग्राम्स वगैरह डेवलप किए जाते हैं। और इसे क्रिएट किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। ध्यान रखिएगा, किसने क्रिएट किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। इट इज़ बेस्ड अपॉन द ओरिजिनल लैंग्वेज बेसिक। अब ये किस पर बेस्ड है? बेसिक पर बेस्ड है। बेसिक पर बेस्ड किस तरह से है? यानी कि पहले बेसिक लैंग्वेज आई थी, और जब बेसिक लैंग्वेज जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी तो बेसिक लैंग्वेज के सक्सेशन के बाद ही क्यू बेसिक को रिलीज़ किया गया। यानी कि बेसिक सक्सेस हुआ, उसके बाद क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई। अब बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक की क्या फुल फॉर्म है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। अब ये जो क्यू बेसिक और बेसिक लैंग्वेजेस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आसान हैं पढ़ने में भी और समझने में भी। इट यूजेस इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिंबल्स टू राइट प्रोग्राम्स। अब ये जो क्यू बेसिक और बेसिक लैंग्वेज है, ये जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसी तरह ही जो वर्ड्स हैं यूज़ करती हैं, मैथमेटिकल सिंबल भी यूज़ करती हैं, और इससे ही हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब आगे वाले जो पेजेस पढ़ेंगे हम, उनमें ये प्रोग्राम्स भी आएंगे जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा क्यू बेसिक ऐप में। It is one of the most flexible language as modification can easily be done in already existing programs. अब ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। फ्लेक्सिबल लैंग्वेज किस तरह से है कि अगर हमने कोई प्रोग्राम जो है वो बना लिया है, उसे सेव भी कर दिया है, तो उसमें मॉडिफिकेशन या एडिटिंग हम काफ़ी ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा दिक्कत के। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। It helps the beginners to develop programming skills and enable them to learn other languages such as C, C++, Visual Basic, IEVB, etc. अब ये क्या है? बिगिनर्स। बिगिनर्स क्या होते हैं? यानी कि जो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना या किसी भी काम को सीखना, वो बिगिनर्स होते हैं। तो बिगिनर्स के लिए, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल सीखना शुरू ही कर रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम डेवलप करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए। और क्यू बेसिक या बेसिक सीखने के बाद क्या है, वो सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज और वीबी यानी कि विजुअल बेसिक लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं। उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब नेक्स्ट है रूल्स ऑफ क्यू बेसिक। क्यू बेसिक के रूल्स आ गए हैं अब। सो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट हैज़ टू बी फॉलोड वाइल राइटिंग ए प्रोग्राम। अब जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो हमें कुछ रूल्स के सेट को फॉलो करना होता है जो कि हम प्रोग्राम लिखते टाइम यूज़ करते हैं। अब जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं या कोई भी उसमें प्रोग्राम बनाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको हमेशा जो रूल्स हैं उन्हें ध्यान रखना होता है। उन्हें ध्यान रख कर ही प्रोग्राम बनाने होते हैं ताकि आप कोई भी गड़बड़ ना करें जिससे कि वो प्रोग्राम है उसमें एरर आए। तो वो प्रोग्राम के जो रूल्स हैं वो यहाँ नीचे दिए गए हैं। पहला है, ऑल क्यू बेसिक प्रोग्राम्स आर मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड स्टेटमेंट्स। अब सभी क्यू बेसिक प्रोग्राम्स जो हैं वो किसी ना किसी कमांड या इंस्ट्रक्शन से ही जुड़े हुए हैं। यानी कि हमेशा हमें कमांड या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ही इन प्रोग्राम्स को बनाना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। इसे क्या नाम दिया गया है? स्टेटमेंट। सेकंड पॉइंट है, स्टेटमेंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स ऑफ द लैंग्वेज विच आर कॉल्ड सिंटैक्स। अब जो स्टेटमेंट्स हैं वो रूल्स के सेट से लिखी जाती हैं, और उन रूल्स को क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स को आप दूसरी लैंग्वेज में कोई फॉर्मूला भी कह सकते हैं। जैसे हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए जैसे एडिशन करना है तो उसके लिए प्लस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए माइनस। उसी तरह अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिखना है तो उसके लिए हमें सिंटैक्स का यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मूला का यूज़ करना ही पड़ेगा। सो एवरी स्टेटमेंट शुड हैव एट लीस्ट वन क्यू बेसिक कमांड वर्ड। मतलब हर एक क्यू बेसिक मतलब हर एक स्टेटमेंट के अंदर कोई ना कोई क्यू बेसिक का कमांड वर्ड ज़रूर होता है। द वर्ड्स दैट बेसिक रिकॉग्नाइजेज कॉल्ड कीवर्ड्स। अब जो बेसिक लैंग्वेज में हमें स्टार्टिंग में वर्ड्स मिलते हैं,
उन्हें क्या कहते हैं, कीवर्ड्स। यानी कि पहले बेसिक लैंग्वेज आई थी, उसके बाद उसकी सक्सेशन के बाद ही क्यू बेसिक आई, तो जो कीवर्ड्स हैं वो बेसिक लैंग्वेज के ही यूज़ होते हैं। These keywords and syntax are used in giving instruction to the computer while programming. अब जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं यानी कि प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तब हमें इन कीवर्ड्स को और इन सिंटैक्स की हेल्प से ही मतलब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, जिससे कि हम काफ़ी आसानी से प्रोग्राम बना सकें। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। अब स्टेटमेंट उसी तरह ही एग्जीक्यूट होती हैं। एग्जीक्यूट का क्या मीनिंग है, रन होती हैं। मतलब प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होना यानी कि रन होना या प्ले होना। तो स्टेटमेंट्स उसी तरह से रन होती हैं जिस ऑर्डर में हम उसे लिखते हैं। मतलब पहली लाइन में ये लिखा हुआ है तो ये पहली लाइन में हमें दिख रहा है, उसी तरह अगर हम स्टेटमेंट पहली लाइन में लिखें तो पहली लाइन की दिखेगी, फिर सेकंड वाली रन होगी, फिर थर्ड वाली, फिर फोर्थ वाली, इस तरह से कंटिन्यू सीरीज चलती है। अब नेक्स्ट है क्यू बेसिक डेटा। So data is a collection of facts and figures that is entered into the computer through the keyboard. अब हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, उसके थ्रू हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो हमारे लिए क्या होता है, डेटा होता है। और अगर हम उसे क्यू बेसिक के अंदर लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा क्यू बेसिक का डेटा होगा। क्यू बेसिक डेटा इज़ ऑफ टू टाइप्स। अब क्यू बेसिक का जो डेटा होता है वो दो तरह का होता है, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। पहला डेटा कौन सा है, कॉन्स्टेंट, और दूसरा वेरिएबल्स। तो चलिए कॉन्स्टेंट्स को पढ़ते हैं। द वैल्यू विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट को आपको साधारण सा मीनिंग बता देता हूँ, कॉमन सा मीनिंग। कॉन्स्टेंट यानी कि एक जगह पर स्टेबल रहना है। जैसे कि कॉन्स्टेंट हम कह सकते हैं कि एक जगह पर स्थिर रहे या एक जगह से ना हिले, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट। तो जो वैल्यू हम प्रोग्राम रन करते हैं, प्रोग्राम रन होने के बाद भी चेंज नहीं होती है, वो वैल्यू क्या कहलाती है प्रोग्राम के अंदर, कांस्टेंट कहलाती है। अब कांस्टेंट भी जो है वो भी दो टाइप के होते हैं। पहला है न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। सो न्यूमेरिक कांस्टेंट में क्या है, एनी न्यूमेरिक वैल्यू एन इंटीजर और अ रियल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड अ न्यूमेरिक कांस्टेंट। अब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है या फिर इंटीजर है या रियल नंबर है, चाहे उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जैसे कि प्लस का 2 हो या माइनस का 8 हो या माइनस का 8.4 हो, कुछ भी हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे पॉइंट की वैल्यू हो, कुछ भी हो, वो सीधा लिखी हो तो वो क्या होती है, न्यूमेरिक कांस्टेंट होती है। न्यूमेरिक कांस्टेंट शुड नॉट इंक्लूड एनी स्पेशल कैरेक्टर एंड आर यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब जो न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं उनमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं, जैसे ये देखिए नीचे दिए गए हैं, परसेंट, क्वेश्चन मार्क, हैशटैग एंड स्टार वगैरह, ये सारे और ये डबल कोट्स, सिंगल कोट्स वगैरह, ये सभी दिए होते हैं। तो इनमें न्यूमेरिक कांस्टेंट में कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है इनमें से। और अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट में अब पढ़ते हैं क्या आता है। अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। अब कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स जो भी हम कह सकते हैं, उन सभी का एक सेट यानी कि उन सभी का ग्रुप क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब इसके अंदर क्या है, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जुड़े होते हैं। जैसे इसमें तो क्या है, सिर्फ वैल्यू आई थी ना, इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जुड़े होते हैं, जैसे कि ए से जेड में से, स्मॉल ए से जेड, कैपिटल ए से जेड, 0 से 9 नंबर्स में से भी कुछ आ सकता है, और कोई ना कोई स्पेशल सिंबल भी आ सकते हैं इनमें से। नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन डबल कोट्स। अब ये ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है उसमें जो भी नंबर लिखे जाएंगे या अल्फ़ाबेट लिखे जाएंगे वो डबल कोट्स यानी कि डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखे जाएंगे। जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे राघव है वो भी डबल कोट्स में है, सम इज इक्वल टू रेट 84 ये भी डबल कोट्स में है, 192 ये भी डबल कोट्स में है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये डबल कोट्स में होते हैं, वो क्या होते हैं, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू एक टाइम पे चेंज नहीं होती है। और सीधा नंबर हो तो वो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट होते हैं। अब आगे आता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए वेरिएबल इज ए लोकेशन इन अ मेमोरी टू विच एनी वैल्यू कैन बी असाइंड। अब एक वेरिएबल क्या होता है, एक्चुअल में एक वैल्यू होती है जो कि हम किसी ना किसी चीज़ को देते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, तो ए दिया है मैंने वेरिएबल। अब वेरिएबल दिया तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी लिखनी ज़रूरी है। तो मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू 5 ले सकता हूँ, अगर 6 लेना चाहूँ तो 6 ले सकता हूँ, अगर ए की वैल्यू मैं 8 लेना चाहूँ 8 ले सकता हूँ। तो मतलब वेरिएबल हमने मान लेना और उसकी वैल्यू कुछ भी हम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। इसमें तो क्या है, सीधा नंबर लिखने हैं, इसमें हमें पहले वेरिएबल मानना होता है और उसके बाद उसकी वैल्यू ऐड करनी होती है।
सो इट कंटिन्यूज टू होल्ड द वैल्यू अंटिल अनदर वैल्यू इज असाइंड टू इट। अब जब तक मैंने अभी आपको बताया, अगर मैंने एक ही वैल्यू 5 ली है, अगर मैं इसे एक ही वैल्यू 6 नहीं लिखता हूँ तो एक ही वैल्यू हमेशा 5 ही काउंट की जाएगी, वो 6 नहीं काउंट होगी। तो मतलब एक बार हमने जो वैल्यू असाइन की है वही चलेगी जब तक हम इसे चेंज नहीं करते। अब वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं? न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल में क्या है? न्यूमेरिक वेरिएबल कैन कंटेन ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। अब जैसे हमने न्यूमेरिक कांस्टेंट पढ़ा उसी तरह न्यूमेरिक वैल्यू वेरिएबल भी हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट में हमने जैसे सीधा नंबर्स पढ़े थे, ये नंबर्स इस तरह से। और न्यूमेरिक वेरिएबल में क्या आएगा? सॉरी, न्यूमेरिक कांस्टेंट में ये पढ़ा था। न्यूमेरिक वेरिएबल में क्या आएगा? जैसे ए वेरिएबल लिए तो उसकी वैल्यू 20, और ए बी टू लिए तो उसकी वैल्यू 15, ए की वैल्यू 6, इस तरह से हम ले सकते हैं वैल्यूज़। ठीक है, इसमें हम सीधा कांस्टेंट में सीधा वैल्यू लेते हैं, इसमें वैल्यू वेरिएबल मानना पड़ता है, फिर उसकी वैल्यू सेट करते हैं। इट रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फ़ाबेट और एन अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय अनदर अल्फ़ाबेट और अ डिजिट। अब ये वैल्यूज़ जैसे अभी मैंने बताया, हमें कोई ना कोई अल्फ़ाबेट मानना पड़ता है, कोई ना कोई वेरिएबल मानना पड़ता है, उसके अंदर ही हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या कोई भी डिजिट हो सकता है। तो जैसे ए वेरिएबल लिया उसकी वैल्यू 20 इनपुट की, ए बी वेरिएबल लिया उसकी वैल्यू 15 इनपुट की, ए वेरिएबल लिया उसकी 6 इनपुट की। इस तरह से वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेस और सिम्बल्स। अब इसमें ध्यान दीजिए, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल नहीं यूज़ किया हुआ, जैसे कि हमने स्ट्रिंग वाले में देखा था। तो न्यूमेरिक वाले में, न्यूमेरिक कांस्टेंट में भी कोई वेरिएबल कोई सॉरी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं हुआ था, इसमें भी नहीं होता है। ओनली अंडरस्कोर कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ स्पेस। अगर हम ये देखिए A_6 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो अगर हम स्पेस नहीं यूज़ करना चाहते तो उसकी जगह ये अंडरस्कोर का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल। हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ा, अब स्ट्रिंग वेरिएबल भी पढ़ लेते हैं। अ स्ट्रिंग वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फ़ाबेट स्टोर फॉलोड बाय द डॉलर साइन। अब आपको ध्यान रखना है, स्ट्रिंग कांस्टेंट में सीधा वैल्यूज़ होती थी, स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या है? उसके आगे डॉलर का सिंबल भी लगेगा। इट कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर सिंबल एंड द लास्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज अ डॉलर साइन। अब इसमें जो भी वेरिएबल आप ले रहे हैं उसके लास्ट में तो डॉलर का साइन हमेशा ही लगा होना ज़रूरी है, तभी आपका वो स्ट्रिंग वेरिएबल माना जाएगा। और उसके अलावा हम अंडरस्कोर का सिंबल या फिर और भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, लेटर्स वगैरह, डिजिट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन ऑल्सो स्टोर स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या बात बताई है कि स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसके अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट को भी हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू 20 है, तो हम ए बी $1 की वैल्यू क्या है? 20 + 10 रख रहे हैं। तो इसमें देखिए सीधा न्यूमेरिक वैल्यू है ना, तो ये स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी देख लीजिए आप, स्ट्रिंग कांस्टेंट की ये सीधा वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, और अगर हम इस तरह से स्टोर करना चाहते हैं तो वो सीधा एज इट इज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेट्स नो मोर दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। In QBasic, wherever any item is enclosed in the square brackets, means it is optional. अब यहाँ पर ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, यानी कि बड़े ब्रैकेट भी कहते हैं हम इन्हें मैथमेटिक्स में। तो ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स में जहाँ भी आपको जो भी मतलब प्रैक्टिकल करेंगे, उस प्रैक्टिकल में अगर कहीं पर भी आपको ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स दिख जाएँ तो मान लीजिए कि वो वैल्यू क्या है? ऑप्शनल है, यानी लिखनी ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है लिखनी। ठीक है जी। अब एक और लेट्स नो मोर दिया हुआ है। CLS कमांड इज़ यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। CLS कमांड किस लिए यूज़ की जाती है? क्लियर स्क्रीन इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये काम क्या करती है? जो भी आउटपुट स्क्रीन है, यानी कि हमारे जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसका आंसर, तो उसकी जो आंसर स्क्रीन है उसको क्लियर करने के लिए इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूजुअली रिटन बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोग्राम। ये कब यूज़ की जाती है? कोई भी प्रोग्राम हम लिखते हैं तो इसके स्टार्टिंग में ही CLS कमांड का यूज़ कर लिया जाता है, सो दैट द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस प्रोग्राम इज़ नॉट शोन ऑन द स्क्रीन। और CLS कमांड का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर हमने कोई पुराना प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसी के नीचे हम नया प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो अगर बीच में CLS कमांड लगी होगी तो ये ऊपर वाले प्रोग्राम का जो आंसर है वो हमें दिखाई नहीं देगा, फिर नीचे वाला ही दिखाई देगा। एक और दिया हुआ, लेट्स नो मोर। द वैल्यूज टू वेरिएबल्स आर असाइंड अकॉर्डिंग टू देयर टाइप, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक। अब जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती हैं वो उनके टाइप के अकॉर्डिंगली ही उनमें स्टोर की जाती हैं। जैसे न्यूमेरिक
वेरिएबल है तो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी उसमें, और स्ट्रिंग वेरिएबल है तो स्ट्रिंग वैल्यू ही आएगी। अब यहाँ पर टाइप्स दिए हुए हैं, टाइप ऑफ मोड इन क्यूबेसिक। क्यूबेसिक में जो भी मोड होते हैं उसके टाइप बताए हैं। सो क्यूबेसिक कैन बी मेड टू ट्रांसलेट योर इंस्ट्रक्शन इन 2 मोड्स। अब क्यूबेसिक में हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो वो 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 मोड होते हैं, पहला है डायरेक्ट मोड और दूसरा है प्रोग्राम मोड। डायरेक्ट मोड में क्या होता है, इन दिस मोड यू कैन टाइप सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शन एंड द आउटपुट इज व्यूड एज सुन एज एंटर की इज प्रेस्ड। डायरेक्ट मोड में क्या होता है कि आप अगर एक सिंगल लाइन भी लिखते हैं जैसे ये लिखी हुई है और प्रोग्राम को एंटर की प्रेस करके रन करते हैं तो वो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट स्टोर्ड इन मेमोरी। अब डायरेक्ट मोड में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो डायरेक्टली रन होती हैं, वो मेमोरी में स्टोर नहीं होती हैं। दिस मोड कैन बी यूज टू डू क्विक कैलकुलेशन। और अगर हमें जल्दी जल्दी में कोई प्रोग्राम करना है तो डायरेक्ट मोड में कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपने अभी देख ही लिया है। अब प्रोग्राम मोड है दूसरा, इसमें क्या है, इन दिस मोड यू कैन टाइप अ प्रोग्राम विच इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। अब प्रोग्राम मोड में आप क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो पहले ही मेमोरी में स्टोर्ड होता है और उसके बाद एग्जीक्यूट होता है यानी कि रन होता है। हेयर यू कैन यूज़ लाइन नंबर्स। अब इसमें क्या है, आप लाइन नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए 10 20 30 40 लिखा हुआ है ना, ये लाइन नंबर होते हैं। अगर हम क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो अगर हम 10 लिखते हैं तो मतलब फर्स्ट लाइन, 20 लिखते हैं यानी कि सेकंड, 30 लिखते हैं तो थर्ड, 40 लिखते हैं तो फोर्थ लाइन, अगर हम 210 लिखते हैं यानी कि वो 21st लाइन होगी। इस तरह से लाइन नंबर यूज़ किए जाते हैं। यू हैव टू गिव कमांड टू गेट द आउटपुट। और अगर आपको इसका आंसर चाहिए यानी कि आपको इसका आउटपुट चाहिए तो आपको कोई ना कोई कमांड देनी होती है। तो आपको बता दूं, अगर आप प्रोग्राम मोड में काम करते हैं तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F5 फंक्शन की दबानी पड़ेगी, या यहाँ पर ये देख लीजिए जो रन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो एक और आउटपुट का या रन का ऑप्शन लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा यानी कि आउटपुट दिखाई देगा। तो इस तरह से आप प्रोग्राम मोड में भी काम कर सकते हैं। और ये इसका प्रोग्राम मोड का एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको दिया गया है। और नेक्स्ट आता है फिर लेट स्टेटमेंट। लेट स्टेटमेंट वाला जो टॉपिक है प्रैक्टिकल का है, तो हम वो प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगी और उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। थैंक यू।